अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और आज हम 9th का यूनिट नंबर 3 यानी कि डायनेमिक्स का को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछला चैप्टर यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स और उसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था विदाउट रेफरेंस टू द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि मोशन अगर कोई चीज मूव कर रही है तो हम ये नहीं देखते थे कि किसकी वजह से मूव कर रही है। हम ये सिर्फ ये देखते थे कि उसकी स्पीड क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है। और फिर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने जो है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए, फिर मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी पढ़ी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए और यूं वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम डायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। डायनेमिक्स क्या होती है? देखें, डायनेमिक्स भी मैकेनिक्स की ब्रांच है। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो हमने चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 में पढ़ी थी और उसमें ब्रांच थी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का ही हिस्सा है डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है कि डायनेमिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं विद द कॉज ऑफ मोशन। विद द कॉज ऑफ मोशन का मतलब कोई भी बॉडी खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती, हमें कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में सिर्फ ये डिफरेंस है कि काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट द डिस्कशन ऑफ फोर्स और डायनेमिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी कि मोशन और फोर्स का रिलेशन हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो डायनेमिक्स की डेफिनेशन अगर आप लिख लें या तो अच्छा हो जाएगा। तो डायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द motion of the particle or bodies with the reference of force. It means cause of motion. यानी कि इस फोर्स की वजह से कोई चीज मोशन में जाती है। तो हम डायनेमिक्स में कॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स का तस्करा भी करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमें पढ़ना पड़ेगा फोर्स। अब देखिए, फोर्स की बहुत सारी डेफिनेशन है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि फोर्स का मतलब पुश और पुल भी होता है। अच्छा, मैं इसको ये भी कह सकता हूं अटैक और डिफेंस। हमारे फोर्स में फोर्सेस का काम क्या होता है? अटैक करना या डिफेंस करना। तो फोर्स दोनों चीजें कर सकती है, यानी कि किसी बॉडी को मूव कर सकती है या मूवमेंट को रोक सकती है, या अगर रोक नहीं भी सकती तो कोशिश तो कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी जा रही है सड़क पे स्पीड में तो आप उसको हाथ से रोक नहीं सकते, जाहिर सी बात है। लेकिन फोर्स का मतलब है कि वो कोशिश कामयाब भी हो सकती है और नाकाम भी हो सकती है। तो सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फोर्स की डेफिनेशन होती है कि इट इज द एजेंट tends to change the state of the body from rest or from uniform motion। यानी कि फोर्स एक एजेंट है। एजेंट का मतलब यानी कि कोई भी जिसे हम कहते हैं एक्शन, सही है, जिसकी वजह से या तो कोई रुकी हुई बॉडी चल सकती है या चलती हुई बॉडी रुक सकती है, या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। मैं आपको सिंपली एक मिसाल देता हूं कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप बाइक के यूं करते हैं तो स्पीड बढ़ती है और यूं करते हैं तो स्पीड कम होती है। यानी कि ये एक्सेलरेटर या रेस जिसको हम कहते हैं बाइक में, तो यूं करने से स्पीड बढ़ेगी, यूं करने से स्पीड कम होगी। तो दोनों सूरतों में आप क्या कर रहे हैं? फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं या फोर्स को डिक्रीज कर रहे हैं।
मतलब रोक रहे हैं, सही है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। यूं करेंगे तो सेम फोर्स, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और यूं करेंगे तो आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब देखिए फोर्स के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फोर्सेस की बहुत सारी एग्जाम्पल है। एक फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? जो किसी भी बॉडी की मोशन को रोकती है। तो हम जब जमीन पे चलते हैं तो हमारा एक कदम रुकता है तो हम दूसरा कदम बढ़ाते हैं। अगर यानी कि हमारा वो कदम रुके ना, सही है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये भी जरूरी है। ठीक, और इसी तरीके से अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, कोई टेबल पे बुक रखी हुई है, तो जब तक हम उसको फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मूव नहीं कर सकती। तो फोर्स की सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है कि फोर्स इज एन एजेंट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम रेस्ट और फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन। और फोर्स का फॉर्मूला तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, लेकिन फोर्स का जो यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एन, न्यूटन। आइजैक न्यूटन के नाम पे फोर्स का यूनिट न्यूटन है। और जो ये न्यूटन दरअसल किसके बराबर होता है? ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला इसका हम बाद में पढ़ेंगे, एम ए होता है। लेकिन अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए कि फोर्स क्या होती है, तो वहां पे आपने फोर्स की डेफिनेशन लिखी और इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे। फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इजिकल्स टू एम है, जो कि मैंने अभी कहा कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। एम क्या है? मास। ए क्या है? एक्सेलरेशन, जो दोनों आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। तो एम मास होता है, मास का यूनिट होता है केजी, एसआई यूनिट। और ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पूरे को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। अब फोर्स बहुत सारी है, मैंने अभी आपको कहा एक फ्रिक्शन एक फोर्स है, इसी तरीके से ग्रेविटेशन एक फोर्स है। हम किसी भी चीज को छोड़ेंगे तो वो नीचे जाएगा, तो ये इसका वेट है। वेट किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो वेट भी एक फोर्स है। इसी तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है और चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है। तो ये भी फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। इसी तरीके से दो चार्ज होते हैं, अगर एक जैसे चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, सही है, लेकिन बहरहाल फोर्स एक ही होती है। ठीक, और वो खैर एक अलग टॉपिक है कि फोर्स, ये तमाम फोर्सेस दरअसल एक ही हैं। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि फोर्स की टाइप्स में फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाती है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, फोर्स के एग्जाम्पल में वेट आ गया, वेट भी एक फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, टेंशन भी एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, बहुत सारी फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सही है। ये तमाम फोर्स की एग्जाम्पल है। तो फोर्स, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कोई आपका इसमें फिर भी कोई क्यूरी है, कमेंट्स है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन, तो हम उसको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। ठीक, अच्छा, तो फोर्स के बाद अब इस चैप्टर में आता है मोमेंटम। चले जी, और
टॉपिक है मोमेंटम और ये लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम, बेसिकली इसको मोमेंटम भी कह सकते हैं, लेकिन लीनियर मोमेंटम मैं कहूंगा। लीनियर मोमेंटम हमें, अगर आपको याद हो कि यूनिट नंबर 2 में हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी कि एक ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन होती है, एक सर्कुलर वाइब्रेटरी मोशन होती है, और जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी, और रोटेटरी मोशन होती है। ठीक, तो ये लीनियर मोमेंटम का मतलब कि जब कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, ठीक, तो उसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम का की क्या डेफिनेशन है, मैं पहले आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूं। कि देखिए, बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक ट्रक अगर रोड पे जा रहा है और ट्रक अगर कम स्पीड से भी जा रहा है और किसी गाड़ी को टक्कर मारता है तो उसका काफी नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है। ऑल्दो अगर उसकी स्पीड कम भी है तो क्या होगा, ट्रक का मास ज्यादा है तो उसकी वजह से गाड़ी को अगर नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि गाड़ी का मास कम है। सही है? या इसी तरीके से अगर एक चलती हुई तेज गाड़ी जाके ट्रक से टकरा जाए तो तब भी किसका ज्यादा नुकसान होगा? गाड़ी का ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। ठीक, हालांकि वो रुका हुआ। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं बुलेट बहुत छोटी सी होती है लेकिन वो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब कि मास ज्यादा हो जब भी फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा होता है, और स्पीड ज्यादा हो जब भी फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा होता है। तो अब इसका हमें ये पता चल गया कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम दरअसल दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन होगी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। दोबारा, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इसको लीनियर मोमेंटम का हम इस तरीके से कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक कार है और उसका मास है 1000 kg इसका मास, और जो कार की स्पीड है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि 1000 इंटू 10, यानी कि 10,000 इसका मोमेंटम हो जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको सिंबल क्या होता है इसका सिंबल होता है पी। अब आप कहेंगे पी पावर भी होता है, पी तो प्रेशर भी होता है, लेकिन फिजिक्स में क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस हैं तो यहाँ पे हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो पी के ऊपर मैंने एरो लगाया है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी याद रहे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का मतलब जिनमें डायरेक्शन होती है, जबकि पावर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पावर के पी पे एरो नहीं आएगा, लेकिन इसके पी पे एरो आएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू mv। सही, ठीक है। हमने अभी कहा कि ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम ये वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते। न्यूमेरिकल में हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और उसके लिए अगर आप मेरा वेक्टर का लेक्चर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वहां पे हम फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv ही लिखते हैं।
वहां पे हम एरो नहीं लगाते क्योंकि वहां पे हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं। तो अब अगर मैं कहूं तो ये मास और वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अब फॉर्मूला भी हो गया, यूनिट। देखिए मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, यूनिट हम कैसे निकालते हैं? यूनिट निकालने के लिए हमें बेस यूनिट्स पता होने चाहिए। तो अगर हमें पता है कि मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और उसके साथ है वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे आ जाएगा मोमेंटम का यूनिट आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा। अब यहां पे नेचर भी आ जाएगी मोमेंटम की, नेचर, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर का मतलब है हमें ये बताना होता है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अगर हम कहेंगे द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज टुवर्ड्स नॉर्थ, it means linear momentum is also directed towards north. अगर हम कहेंगे velocity, the direction of velocity is towards south, then the direction of linear momentum is also towards south. या अगर हम कहें कि velocity, जिस तरफ velocity होगी उसी तरफ linear momentum की डायरेक्शन होगी, यानी कि सेम एज वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये भी बेहतर है कि आप डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की क्या होती है, सेम एज द वेलोसिटी ऑफ, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अभी हमने ट्रक की मिसाल दी और बुलेट की मिसाल दी, तो इसका मतलब मोमेंटम दोनों चीजें पे डिपेंड करता है, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए अभी हमने फोर्स के बारे में एक डिस्कशन की थी कि फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है। फोर्स लगने से स्पीड चेंज होती है, ये भी हमने बात की थी कि फोर्स लगने से स्पीड चेंज हो जाती है। तो जब स्पीड चेंज होगी तो स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। देखिए आपको सारी चीजों का रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर एक गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, यानी कि एक ही स्पीड से जा रही है, तो उसका मोमेंटम भी सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी पे और मास पे डिपेंड करता है। गाड़ी चलते हुए मास चेंज नहीं होगा, और अगर उसकी स्पीड वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही तो मोमेंटम भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर फोर्स आ जाए तो वेलोसिटी लाजमी चेंज होगी। जब फोर्स आती है तो एक्सेलरेशन भी आता है, वो हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। तो जब फोर्स आती है तो एक्सेलरेशन भी आता है, एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम भी चेंज होता है। इसका मतलब है फोर्स और मोमेंटम का भी आपस में रिलेशन है। ठीक, तो वो जो रिलेशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, और इसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और फिर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।